दूसरे चरण के 88 सीटों का ये रण है, जहां पर 13 राज्यों के 88 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। इसमें वायनाड की वो सीट शामिल है जहां से राहुल गांधी भी मैदान पे हैं। आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण का चुनाव है और यहां पर 88 सीटों का ये रण है। 13 राज्यों के 88 सीटें हैं, जिन्हें वायनाड राहुल गांधी की सीट, राजनांदगांव से यहां 30 साल से भाजपा का कब्जा है, वहां से छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल मैदान पे। वसुंधरा राजे की जबकि तस्वीरें हैं जब वो थोड़ी देर पहले वोट पोल करने अपना पहुंची हुई थी। और वोटिंग के बाद क्या कुछ कहा वो भी अभी हम लोग सुन लेंगे। आने वाले इस चुनाव के अंदर फिर से इस चुनाव के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 12 झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह जी को बहुत अच्छा एक किस्म से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। ये झालावाड़ 12 के लोग तो सब हमारे वैसे भी परिवार के लोग हैं और उनका प्यार और समर्थन हमेशा मिला है। इस बार भी कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दुष्यंत सिंह जी लड़ेंगे। उनको बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा और मुझे विश्वास है कि वो एक इतिहास फिर से बनाएंगे। मुझे ये भी विश्वास है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता पूरा समर्थन देगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक विक्ट्री में लाके छोड़ेगी। मैम, लगता है कोई मुकाबला है झालावाड़ में, क्योंकि दुष्यंत जी इलेक्शन होता है जी, इसलिए कौन किसका मुकाबला ये और कैसा मुकाबला ये कोई कह नहीं सकता। ये एक तो ईश्वर के हाथ में है और हमारे ईश्वर रूपी जनता के हाथ में है, इसलिए टेकन फॉर ग्रांटेड कभी नहीं कर सकते। आपने भी पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ काफी मेहनत की, तो जनता का किस प्रकार का रुझान दिया? मैं समझती हूँ कि मेहनत से ज्यादा मैंने इनके सबके साथ मिलना मिलाना, घूमना फिरना और इनका प्यार लेना, यही इसका मजा लिया है। और क्योंकि मैं अब इतने सालों से इनको अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे मालूम है कि इनका रुझान अच्छा रुझान है और जिस तरीके से उन्होंने अभी तक हम लोगों को साथ दिया उसी तरीके से उनको साथ देने का काम ये वसुंधरा राजे को आप सुन रहे थे, जहां पर वो कह रही है कि जिस तरीके से हमेशा जनता हमारे साथ देते आई है। सुबह तो मैं 6 बजे लोग आ गए थे हमारे, तो ये देखिए भाई कहते तो वसुंधरा राजे को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हर बार हमें जनता का साथ मिलता आ रहा है, वैसे इस बार भी मिल रहा है और हम सारी सीटें जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे मार्जिन से ही चुनाव जीतेगी और 400 पार करके देश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। तो दूसरे चरण हमारे साथ अभिनव उपाध्याय जुड़े हुए हैं। सीरब चौधरी हमारे साथ अमरोहा से बने हुए हैं। अमरोहा वो सीट है जहां पर मायावती ने जब जनसभा करी तो उन्हीं की पार्टी के सांसद हुआ करते थे जिन्होंने उन्हें निष्कासित किया था और उनके लिए कहा कि वो धोखेबाज हैं। मैं बात कर रहा हूं अमरोहा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुंवर दानिश अली की। सीरब, अभी कुछ दिन पहले ही वो क्षण थे जब लगातार विरोध की बात आ रही थी दानिश अली की, और दानिश अली क्या चीज़ों को लेकर जनता के बीच गए हैं, किस तरीके से उन्होंने क्या है, 2-4 दिन में क्या चेंज हुआ है जिसकी दम भर रहे हैं कुंवर दानिश अली बार बार जीतने का?
अनम्यूट कर लीजिए सीरब अपने आप को। सीरब आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी बिल्कुल। आप म्यूट हो गए। हम फिर से अब गाजियाबाद का रुख करते हैं। जयवीर मावी हमारे साथ बने हुए। जयवीर, इस बार आपके अभी बात कर रहे थे कि बदलाव की बात है। डॉली शर्मा है, युवा प्रत्याशी हैं, और अतुल गर्ग। अतुल गर्ग ये वो दो प्रत्याशी हैं जिन पर दांव लगाया गया है अपनी अपनी पार्टियों से। लेकिन जो क्षेत्रीय मुद्दों की बात कर रहा है, मुझे लगता है वो कहीं डॉली शर्मा है जो क्षेत्रीय मुद्दों की बात कर रही हैं। और अतुल गर्ग, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, अतुल गर्ग वही उसी टाइम के मंत्री हैं जब सीमा त्यागी जैसे नेता सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे थे फीस बढ़ोतरी और तमाम चीज़ों का लेकर। क्या ये मैं सही कह रहा हूँ? देखिए, आपको बता दें कि अतुल गर्ग पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे। जब कोरोना काल था तो उस समय पर अतुल गर्ग कहीं भी सड़कों पर नजर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं तो उनमें गुस्सा इस बात का भी है कि जब अतुल गर्ग उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे और जनता तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरस रही थी, तो उस समय अतुल गर्ग धरातल पर नहीं थे। उस समय वो अपने घर में बैठे हुए थे या फिर इस क्षेत्र से बाहर थे। तो कहीं ना कहीं आम जनता का विश्वास टूटता हुआ नजर आ रहा है कि जब जो स्वास्थ्य मंत्री होते हुए अपने क्षेत्र की जनता की सहायता नहीं कर पाए, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पाए, तो वो अब सांसद बनने के बाद आम जनता को कहाँ मिल पाए। तो कहीं ना कहीं आम जनता उनसे काफी नाराज है। और मुख्य मुद्दा यह भी कहा जा सकता है कि जब स्वास्थ्य मंत्री होते हुए जनपद के जो लोग थे, जो उनकी विधानसभा के लोग थे, उन्हें भी वो नहीं मिल पाए थे। तो ऐसे में सांसद बनने के बाद बड़ा क्षेत्र हो जाएगा और 5 विधायकों के वो सांसद होंगे, तो फिर आम जनता का मिलना उनसे मुश्किल हो जाएगा। वहीं कहीं ना कहीं जो डॉली शर्मा की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने पिछली बार भी डॉली शर्मा पर ही विश्वास जताया था और इस बार एक बार फिर डॉली शर्मा पर विश्वास जताया है। और वहीं डॉली शर्मा लगातार भाजपा विधायक पर जो भाजपा के जो प्रत्याशी उन पर लगातार आरोप लगाती रही है। तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए। हालांकि आरोपी की क्या सच्चाई है वो तो आने वाला समय या फिर पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी, जून के बाद ही पता चलेंगी। हमारे साथ अभिनव उपाध्याय हैं, मथुरा से जुड़े हुए हैं। अभिनय, मुकेश धनगर की अगर बात की जाए, कांग्रेस से उन्हें टिकट मिला है, वो किस तरीके से पब्लिक के बीच जा रहे हैं? कांग्रेस ने बड़ा तेज ये बातें कही कि हमने कार्यकर्ता को टिकट दिया है। खैर, उनके टिकट जब हुआ तो ये कहा जा रहा था कि इस टिकट में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जल्दबाजी कर दी, थोड़ा और सोचती तो अच्छा प्रत्याशी मिल सकता था। अभिनय जी बिल्कुल विशाल, अगर बात करें अगर मथुरा की सीट की, तो अगर मथुरा में त्रिकोणीय मुकाबला है। अगर बात करें मुकेश धनगर की, क्योंकि जो कांग्रेस ने विजेंदर बॉक्सर को जो है टिकट दी थी और तत्कालीन उसने कांग्रेस को छोड़ा था और बीजेपी किया था। तो कांग्रेस ने रणनीति बनाई थी और तत्काल जो है मुकेश धनगर को कांग्रेस से जो है टिकट दी गई थी। तभी से मुकेश धनगर चुनावी मैदान में थे और तमाम जो बसपा प्रत्याशी सुरेश सिंह, क्योंकि बसपा ने पहले कमलकांत उपमन्यु को टिकट दी, उनका टिकट काट दिया गया, फिर दोबारा सुरेश सिंह को टिकट दिया गया। और बीजेपी से जो 2 बार की सांसद रही है स्टार प्रचारक हेमा मालिनी, तो बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा था। लगातार जो मथुरा में वो त्रिकोणीय मुकाबला है और अपने अपने दावे जो पार्टियां वो कर रही है। और क्योंकि हेमा मालिनी है वो लगातार क्षेत्र में निकल रही है और ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि जो वोट है वो सिर्फ वोट फॉर मोदी, जो वोट है वो हेमा मालिनी को कम और मोदी को ज्यादा मिलता है। वो इसलिए कि उनका लगातार स्थानीय जनता का ये कहना है कि सांसद है वो जनता के बीच में बहुत कम आती है, बहुत कम मिल पाती है। जनता को जब जरूरत होती है तो वो उनसे नहीं मिल पाती। तो इस कारण कहीं ना कहीं यह भी हो सकता है कि जो ग्रामीण जो इलाके हैं उसमें कांग्रेस और बसपा को कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। इसी बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर में वोटिंग जारी, 2876 पोलिंग बूथों पर वोटिंग जारी। 33 जोन 151 सेक्टर में बांटा गया जिला। वनबुल इलाकों पर पुलिस की नजर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात किए गए हैं। वनबुल इलाके में पुलिस तैनात की गई है। 33 जोनों में 151 सेक्टर में बांटा गया है जिला।
वल्नरेबल इलाकों पर पुलिस की नजर, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। और बुलंदशहर में वोटिंग को लेकर हमारे संवाददाता अनिल मीणा ने बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह से बात की। क्या कुछ का सुन लेते हैं। सड़क के गांव बोइच में जो डॉक्टर बीजेपी के सांसद डॉक्टर भोला सिंह, उनका पैतृक गांव, और उन्होंने सबसे पहले मतदान किया है। उनसे हम बात करते हैं। सर, आपने सबसे पहले मतदान किया है। पहले मतदान मैंने अपने मत का प्रयोग मजबूत लोकतंत्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, विकसित भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए और आने वाले 5 साल को एक मजबूत सरकार के हाथों में देश को देने के लिए मैंने अपना मत का प्रयोग किया है। और मैं सभी सम्मानीय अपने क्षेत्रवासियों से भी अपील करता हूं कि आप सब भी अपने मत का प्रयोग करें, अपने घरों से बाहर निकलें, अधिक से अधिक मत करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। अच्छा सर, आप कितनी वोटों से उम्मीद जताते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से लोगों का उत्साह है, जिस तरीके से लोगों का आशीर्वाद और स्नेह मेरे प्रति मुझे देखने को मिला है कि 2014 और 2019 के दोनों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए बुलंदशहर 2024 में एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। अच्छा सर, पहले चरण में मतदान थोड़ा कम हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बीजेपी को कहीं ना कहीं एक चिंता की लहर की बात की जाए तो उसमें किस तरह की उम्मीद? बीजेपी को कोई चिंता की लहर नहीं है। चिंता की लहर उनको होनी चाहिए जिनके वोटर घरों से निकल नहीं रहे हैं, मतदान नहीं कर रहे हैं, जिनके अंदर निराशा है। जिनके अंदर निराशा नहीं है, निराशा है, वो कैसे निकलेंगे घरों से बाहर? तो मतदान तो उनका कम हुआ है। अच्छा, टिकट लगाने जा रहे हैं तो किससे आप अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? किससे? इस बार महागठबंधन था, उस महागठबंधन में बसपा के कैंडिडेट थे, मेरठ से आए थे। अभी बसपा के मुरादाबाद से आए हैं, कांग्रेस के दिल्ली से आए हैं। तो दोनों ही बाहरी प्रत्याशी हैं, जैसे आए थे वैसे यहाँ से वापस चले जाएंगे। आपने मेहनत की है, 30 दिन की मेहनत में आप जनता के बीच में हैं, तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए और जनता से कितना आपको आशीर्वाद मिला? का मुद्दा विकास ही है। विकास को लेकर हम बीच में गए हैं और विकास को विकसित बुलंदशहर बनाने के लिए जिस तरीके से पिछले 10 सालों में हमारी सरकार के द्वारा एक मेडिकल कॉलेज, पासपोर्ट ऑफिस, ESI हॉस्पिटल, 6 लेन दिल्ली के लिए, 6 लेन अलीगढ़ के लिए, 4 लेन मेरठ के लिए और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क में योजना में भी 40 सड़क अपने इसमें बने हैं। और जो कल्याणकारी योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास है, चाहे शौचालय है, चाहे आपका आयुष्मान भारत कार्ड है, चाहे किसान सम्मान निधि है, सभी 100% लोगों को लाभ मिला है। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से करना चाहूँगा कि हमारे पास एक अवसर है लोकतंत्र के महापर्व का, अपने मत का प्रयोग करके एक मजबूत सरकार बनाने के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए सब लोग अपना मत का प्रयोग करें और एक अच्छी सरकार बनाने में अपनी सहभागिता निभाएं। देखिए, हमारे साथ बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह मौजूद, जो तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरे और उनका जो पूरा विश्वास है कि वो अब क्या भारी मतों से जीतने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि जनता का कितना आशीर्वाद उनको मिलता है। उन्होंने सबसे पहले अपने पैतृक गाँव पहुँचकर सबसे पहले वोट डाला है और वोट डालने के बाद और सीधे आपको ले चलते हैं, सीतारमण क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। I think they want continuity, they want stability, people want India to progress, and they've seen last 10 years. Last 10 years is performance of this government is definitely in the minds of the people, and therefore I think that will be the one with which they've come to the booth. You can see the enthusiasm. Senior citizens in particular, I'm very grateful, have just come out of their homes and they are long queues, they're not grudging, they're not saying, oh, it's taking too long. They're there, and some of them, I know the Election Commission, in fact, I'm grateful to the Election Commission. Election Commission has made a provision that they can vote from home. But despite that, inclusive of my parents, despite that, many senior citizens have chosen to come and be here, feel the pulse and cast their vote. I welcome that. I was also very happy to see a lot of one-time voters, the first-time voters, first-time voters who are here. I stood with them, had some pictures clicked. The enthusiasm among the senior citizens and enthusiasm among the young, the first-time voters is very encouraging.
No, I would want Bengaluru South also to set a record in terms of being good citizens, and I'm sure they're very good citizens, and they would come this time out to vote. Thank you. Thank you. तो यूपी, एमपी, राजस्थान, कर्नाटक, केरला हर जगह पर चुनाव है। 88 सीटों के दूसरे चरण के प्रत्याशी 1198 कुल हैं और 1097 पुरुष हैं, 100 महिलाएं, एक ट्रांसजेंडर है। जीएफएक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कितनी सीटों पर मतदान होगा। कुल 1198 प्रत्याशी हैं, जिनमें 1097 पुरुष हैं, 100 महिलाएं हैं और एक ट्रांसजेंडर है। दूसरे चरण में 13 राज्यों में 88 सीटों पर वोटिंग है। उनमें असम की 5, करीमगंज, सिलचर, मंगलदोई, नवगांव, कलियाबोर। और सीधे आपको ले चलते हैं यहाँ पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल राय क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ബിജെപി ചർച്ച നടത്തിയ 90% ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയായിരുന്നു. പക്ഷേ പിണറായി വിജയന്റെ ഗുണ്ടകൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പിന്മാറിയെന്ന്. എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? അത് ഇത് മാത്രമാണോ? ബംഗാളിലെ CPM ഓഫീസൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ്? കംപ്ലീറ്റ് BJP അല്ലേ? അവർക്ക് എന്ത്? ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും CPMന്റെ പ്രാദേശിക ഓഫീസ് മുതൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസ് വരെ അത് ഓഫീസ് തന്നെ അങ്ങ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് BJP ഓഫീസായിട്ട്. അവരുടെ എത്ര MLA-മാരാണ് BJP ചേർന്നിരിക്കുന്നത്? കണക്ക് നമ്മൾ പറയാമല്ലോ. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണോ അവർ പറയുന്നത്? ഒരു പാർട്ടി ബംഗാളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടി ഇത്രയും? BJPയുടെ ശക്തി എന്താണ്? BJPയുടെ ശക്തി എൻ്റെ CPM BJPയിൽ ചേർന്നതാണ് ബംഗാളിലെ BJPയുടെ ശക്തി. അതായത് BJP അവിടെ വളർന്നതല്ല. അവരതൊക്കെ മറച്ചു പിടിച്ചോണ്ട് കേരളത്തിലെ കാര്യത്തിലും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നാമത് CPMന്റെ ഭരണ നേതൃത്വം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അണികള് അവരൊക്കെ ആ പാർട്ടിയിൽ വിശ്വസിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ്. എനിക്ക് അവരെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു പരാതിയില്ല. ആശയങ്ങൾ എല്ലാ പാർട്ടികളിലും ഉണ്ടാകും. ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആശയങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണം ആ ആശയങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച ഭരണമാണോ? ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ, യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പുന്നപ്രവാലാറിന്റെയൊക്കെ തന്നെ ആവേശം കൊള്ളുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന് ആവേശം കൊള്ളാവുന്ന ഭരണമാണോ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്? കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഭരണമാണോ? അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ തന്നെയാണ് അവർക്ക് കുഴി തോണ്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സംശയം. ഇന്നലെ തന്നെ എനിക്കിപ്പം കിട്ടിയൊരു വിവരം ഞാൻ പറയാണ്. കരുനാഗപ്പള്ളിയിലുണ്ടായ ഇൻസിഡന്റ് നിങ്ങൾക്കല്ല അറിയാം. നിങ്ങൾ ആ വിഷ്വൽ കണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ MLA CR മഹേഷിനെ ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തുന്നത് വിഷ്വൽസിൽ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. വീഡിയോ. ഇത് കള്ളം പറയുന്നത്തെ കാലത്ത് ആർക്കും പറ്റില്ല. MLA-യെ നേരിട്ട് എറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തുകയാണ്. ഭാഗ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വസിദ്ധമായ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഭാഗ്യത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ അവിടെ തീരുമായിരുന്നു. ഇതിൽ ഇന്ന് സംഭവിച്ചെന്താ അറിയോ? ഇന്ന് സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. CR മഹേഷിനെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസ്. നിങ്ങൾ വാദി പ്രതിയാക്കുന്ന ഇത്തരം സമീപനം വേറെ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ നടക്കുമോ? ഇതിനകത്ത് എനിക്കറിയില്ല. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഏത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായാലും ഞങ്ങളതിന് കണക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട്. ഇത്തരം അന്യായം കാണിച്ചാൽ MLA-ക്കെതിരെ എറിഞ്ഞ് MLA വീഴ്ത്തിയ അയാൾ ഇപ്പോഴും ആശുപത്രിയിലാണ്. ഞാൻ ബെഞ്ചാന്ത് രാത്രി സന്ദർശിച്ചു. ഇന്നലെയും ഇപ്പോഴും ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അയാൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് MLA-ക്കെതിരെ വധശ്രമ കേസ്. ഇത് ഏറ്റവും കടുത്ത ജനാധിപത്യ ലംഘനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അവിടെ മോഡി ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നു. ഇവിടെ പിണറായി വിജയൻ അതേ തന്ത്രം തന്നെ പയറ്റുകയാണ്. രണ്ടും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അസംതൃപ്തരായ CPM പ്രവർത്തകരുടെ വോട്ട് കോൺഗ്രസിന് ലഭിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നു? അല്ല, അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്താൽ അതിന് പൂർണ്ണ ഗുണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കോൺഗ്രസിനാണ്. യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നന്നാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് വോട്ട് ചെയ്താൽ, ഇപ്രാവശ്യം വോട്ട് ചെയ്താൽ ആ വോട്ട് കോൺഗ്രസിനായിരിക്കും. ആ ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. പറഞ്ഞത് ജാവ്ദേക്കറെ കണ്ടിട്ട് തൃശ്ശൂരിലെ സീറ്റ് മറിക്കാനും പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കറും DP ജയരാജനും ചർച്ച നടത്തിയെന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് ഞാൻ കേട്ടത് ശരിയാണെങ്കിൽ അത് കരുവന്നൂർ കേസ് ഒതുക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞത്. കരുവന്നൂർ കേസും ലാവ്ലിൻ കേസും. അപ്പൊ ഈ കേസ് ഇത്ര നീട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായില്ലേ? ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെക്കോർഡ് മാറ്റിവെക്കലാണ് ലാവ്ലിൻ കേസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ കരുവന്നൂർ കേസിൽ പറയുന്നതല്ലാതെ ഒരു ആക്ഷനും നടക്കുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പുകില്? സിനിമയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ തിലകം പറഞ്ഞ പോലെ മലപ്പുറം കത്തി ഇതൊക്കെ വന്ന് ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ലല്ലോ.
അപ്പൊ കരുവന്നൂരിൽ ഇതൊക്കെ ഡീലാണ് നടത്തുന്നതല്ലേ വ്യക്തമല്ലേ? ഇത് ഈ ഇലക്ഷൻ എന്തിനാണ്? ഈ ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്ത് ഭരണമാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ്. അതാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അതിന് ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ജൂൺ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അത് വ്യക്തമാകും. तो यहाँ पर आप कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल को सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां कर रही हैं वो कहीं ना कहीं देश के लिए अच्छा नहीं है, और कांग्रेस के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में सभी वोट कर रहे हैं। और इसी बीच बुलंदशहर से खबर आ रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा, पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है। बुलंदशहर से खबर, बुजुर्ग मतदाताओं ने किया मतदान। अनिल मीणा ने वहां मतदान स्थल का जायजा लिया, वो भी आपको दिखाते हैं। दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और इस वक्त में मौजूद जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर क्षेत्र के गांव मीरापुर बोइच में। क्या नाम है? अजीत सिंह। अच्छा, जो आज दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और आप वोट डालने आए हैं, तो किस तरह की सरकार चाहते हैं आप? हम जिस तरह का बीजेपी ने काम किया ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया। अब देखो, जब आगे पढ़ेंगे तो अब तो ये है कि नकल वगैरह सब बंद हो गई हैं, तो इस चक्कर में हो सकता है कुछ लोग चीटिंग करके पास हुए हों। अब इस बारे में तो हम कह नहीं सकते कुछ। तो चलो ना जाए, है ना, और हमें को कुछ मिले। तो जो अब सरकार जो थी इसमें कुछ मिला है आपको? हाँ, मिला है। अच्छा, तो और कैसी सरकार चाहती है फिर? हम तो भाई पुत्र दे के आए और चाहते हैं कि हम थकान पे हमारा और कुछ मिले, और कुछ मिले बेटा। अच्छा, हाँ। और भी चाहते हैं बुजुर्गों को और कुछ मिले? हाँ, आने वाले हम बहुत अच्छी सरकार चाहते हैं जो काम सही करे। तो जो वर्तमान सरकार है वो अच्छी नहीं है? कौन सी वर्तमान? जो इस समय मोदी जी हैं। हाँ, बहुत अच्छी है। क्या बात है इसमें? देखिए, हमारे साथ काफी बुजुर्ग मौजूद थे। मेरे साथ एक दादा मौजूद हैं जिनकी 85 साल उम्र है, लेकिन जो अपने मत का प्रयोग करने के लिए जो उत्साह लोगों में अभी भी बरकरार है। देखिए, लोगों का सभी का यही कहना है कि उन्हें एक अच्छी सरकार चाहिए। अब तो ये लोगों का जो मानना ये है कि जो आज जो किस्मत जनपद बुलंदशहर की बात करें तो जनपद बुलंदशहर के और सभी पूरे देश की बात करें, करीब 13 राज्यों में आज जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर आज जो प्रत्याशी उनकी किस्मत का पिटारा बंद हो जाएगा। अब किस्मत का जो पिटारा खुलेगा वो 4 तारीख को जो पिटारा खुलेगा उसमें पता पड़ेगी कि किसके भाग में जीत होगी और किसके भाग में हार होगी। ये तो आने वाला वक्त होता है, लेकिन फिलहाल अगर वोटरों की बात करें तो वोटरों का सिर्फ यही कहना है कि हम एक अच्छी सरकार चुनना चाहते हैं और अच्छी सरकार को चुनने के लिए वो मत का प्रयोग कर रहे हैं। अनिल मीणा, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। महिलाओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।